जरा यहाँ तो देखिए। वाव, ये शानदार है। इस जमीन के अंदर इस गुफा में जब बाहर की सूरज की रोशनी आती है और एक बड़ी सी दरार से ये गुप्तेश्वर नदी दिखाई पड़ती है, ये अद्भुत नज़ारा पेश करती है और आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये अद्भुत है, अद्भुत है। गुप्तेश्वर गुफा की यही खासियत है। मैं पहुंच चुका हूं नेपाल देश के पोखरा सिटी में। पोखरा सिटी काठमांडू के बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाला एक प्रदेश है और यहाँ विश्व भर से पर्यटक पोखरा को घूमने के लिए आते हैं। लेक साइड का ये मुख्य मार्ग है और यहीं पर आपको आपकी वैन साइट सीन के लिए लेने के लिए आती है। आप या तो बस में या वैन में साइट सीन के लिए जा सकते हैं। पोखरा साइट सीन की शुरुआत होती है केदारेश्वर मंदिर से। केदारेश्वर मंदिर नेपाल देश में आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है और चट्टानों पर खुदी ये कलाकृतियां जो विभिन्न आकार प्रकार की हैं, ये पर्यटकों को अपनी ओर बेहद ही आकर्षित करती हैं। सागर माथा को यहाँ पर इन पत्थरों में उकेरा गया है। नेपाल देश का और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। केदारेश्वर मंदिर का आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल है। इसे परंपरागत तरीके से ही बनाया गया है। नेपाल देश में ये आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। इस मंदिर में विवाह करना एक शुभ बात मानी जाती है और आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम यहाँ पर एक विवाह समारोह को देख सके। यात्रा का अगला पड़ाव है गुप्तेश्वर गुफा। गुप्तेश्वर गुफा में पहुंचने के लिए आपको टिकट लेना होता है और उसके बाद आप गुप्तेश्वर गुफा में अंदर जा सकते हैं। गुप्तेश्वर गुफा पोखरा सिटी के पास ही स्थित है। ये प्राकृतिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ गुफा के रास्ते पर बनी हुई हैं जो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हम इसमें आगे की तरफ बढ़े चले जा रहे थे और एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रही है गुप्तेश्वर गुफा। ये गुफा एशिया की सबसे लंबी गुफा मानी जाती है और यहाँ जब आप नीचे उतरते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि आप पाताल लोक की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ये और अधिक गहराई की तरफ आपको ले जाती है। गहराई में पहुंचकर आपको अद्भुत कलाकृतियां दिखाई देती हैं जो कि कैल्शियम और चूने की चट्टानों से बनी हुई हैं और यहाँ आप और अंदर की तरफ चलते चले जाते हैं। घुमावदार रास्ते और सीढ़ियों से आप गुप्तेश्वर गुफा में और नीचे की तरफ पहुंचते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप इस गुफा में और नीचे की तरफ और आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपको पानी का शोर सुनाई देता है और समझ में नहीं आता कि ये पानी का शोर कहाँ से आ रहा है और एक्साइटमेंट और भी बढ़ता जाता है। इसी एक्साइटमेंट के साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ने पर गुप्तेश्वर गुफा का मार्ग
और भी संकरा हो जाता है और आप इन संकरे मार्गों से होते हुए आगे बढ़ते हैं। आपकी आवाज यहाँ पर गूंजती है और संकरे मार्ग से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है और इस ठंडी हवा के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे थे। क्योंकि ये गुफा जमीन के नीचे काफी अंदर तक चली जाती है, इसलिए यहाँ पर लाइट्स लगाई गई थी ताकि पर्यटक यहाँ पर आसानी के साथ आगे बढ़ सकें। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, पानी की बूंदें आपके ऊपर टपकती हैं और आप यहाँ के अद्भुत नज़ारों को देख करके हतप्रभ रह जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ यहाँ आपको देखने के लिए मिलती हैं और यहाँ के नज़ारे आपको मेस्मराइज करते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पर आपको धुंधली धुंधली रोशनी दिखाई पड़ती है। अरे बाप रे, यहाँ तो देखो यार, क्या गजब का नज़ारा है। अरे बाप रे बाप, वाह। अच्छा, यहीं से आ रही थी वो हवा, ये ठंडी ठंडी हवा। सामने एक बड़ी दरार है और इसी दरार से ठंडी हवा आ रही थी और यहाँ देखिए कितने लोग इसे देखने के लिए जुटे हैं। अरे ये तो अद्भुत है भाई, अद्भुत है, इसे तो देखना बनता है। कमाल है, कमाल है, वाह। अरे वाह, तो यही है वो स्थान और ये दरार जहाँ से हवा आ रही थी और ये कोहरे के साथ गुप्तेश्वर नदी इसी दरार से इस पाताल लोक में प्रवेश कर रही है। ये तो देखते ही बनता है, वाह वाह, बस यही कह सकता हूँ। और ये एक ऐसा अद्भुत नज़ारा पेश कर रही है जो आपको बेहद चमत्कारिक लगता है और इस पाताल में ये गुप्तेश्वर नदी पहुँच रही है। चलिए अब आपको ले चलते हैं डेविस फॉल। डेविस फॉल इसका नाम क्यों पड़ा ये भी मैं आपको बताऊंगा। 1960 के दशक में यहाँ एक टूरिस्ट जिनका नाम डेविस था पहुंचे और इसी वाटरफॉल में डूबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी के लिए इस फॉल का नाम डेविस फॉल रखा गया है और इसे डेविस फॉल के नाम से जाना जाता है। अगर आप साइट सीइंग के लिए आए हैं तो यहाँ पर के लिए आपको केवल 10 मिनट का समय दिया जाता है और 10 मिनट के बाद आपको वापस जाना होता है। तो चलिए चलते हैं अब अगले स्थान की तरफ। हाँ, अब हम पहुंच गए हैं बुमदी कोट। चारों तरफ की हरियाली तो देखिए, ये आपके मन को मोह लेती है। और उधर दूर नजर आ रहा है बुमदी कोट मंदिर। चलिए आपको बुमदी कोट ले चलते हैं। दिस इज बुमदी कोट शिवा टेम्पल, वेरी फेमस इन नेपाल। ये नेपाल में आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, बुमदी कोट मंदिर। और यहाँ पर शिव की एक विशाल प्रतिमा आपको देखने के लिए मिलती है। इस शिव मंदिर के अलावा जो बुमदी कोट की विशेषता है
वो ये फेवा लेक का नज़ारा जो आपको गुमती कोट से दिखाई देता है। ये नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ फेवा लेक। इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल फ्रॉम पूनाकोट टेम्पल। This is the second largest lake in Nepal of fresh water. You can see the Pokhara city site from here. Wow. Pokhara city, सामने पोखरा एयरपोर्ट, और उसके बाद आपको सामने ही दिखाई दे रहा है शांति स्तूप, जो हमारा अगला पड़ाव है। यहाँ के बाद हम शांति स्तूप में जाएंगे। बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है पूनाकोट टेम्पल से। सामने ही आपको दिखाई दे रहा है पोखरा का एयरपोर्ट, और इसके कुछ दूर में शांति स्तूप और पूरा पोखरा शहर। अब आपको ले चल रहे हैं शांति स्तूप, अगला पड़ाव। सभी लोग इधर से पैदल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं सेती रिवर। सेती रिवर को आपको दिखा दें, इसे दूध गंगा भी कहा जाता है, और आपको यहाँ आने से पहले टिकट लेना होता है। 60 रुपया नेपाली यहाँ टिकट है। और सुरंग नंबर 3 के पास मैं आपको ले चलता हूँ। ये है सुरंग नंबर 3। बिल्कुल सफ़ेद रंग है इसका, और इसे दूध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका बहाव भी काफ़ी तेज़। देखिए कहाँ से ये अंदर से आ रही है। बिल्कुल दूध जैसा रंग इसका दिखाई देता है, इसलिए इसे दूध गंगा भी कहते हैं। चट्टानों के बीच दरारों से ये दूध गंगा सेती रिवर निकलती हुई। नेपाल देश की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, तो बने रहिए मेरे साथ नेपाल देश की इस यात्रा पर और देखते रहिए साज द ट्रैवलर टीवी। अगर आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें, और बने रहिए मेरे साथ नेपाल देश की इस यात्रा पर। देखते रहिए साज द ट्रैवलर टीवी।